कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 7वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसका पाठ क्रमांक 3 हिमालय की बेटियां, जो एक निबंध है। इसके लेखक है नागार्जुन जी। तो हम इस जो पाठ में क्या दिया है लेखक ने हिमालय जो पर्वत है, आप जानते हैं ना हिमालय पर्वत। हाँ, हिमालय पर्वत से जो विभिन्न नदियाँ निकलती, अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों को उन्होंने ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें बेटी संबोधित किया है। तो यह जो पाठ है हिमालय की बेटियां, हिमालय क्या है, एक पर्वत है और उनसे जो निकलने वाली नदियां हैं उनको लेखक ने बेटियां कहा है। यानी इस लेसन में, इस पाठ में लेखक ने हिमालय का मानवीयकरण किया है। जैसे कि इस पाठ में लेखक ने समुद्र को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को जैसे बेटियां कहा है, वैसे समुद्र को दामाद कहा है। तो इस पाठ में लेखक ने हिमालय का मानवीयकरण किया है। तो अब शुरू करते हैं यह निबंध। तो लेखक जब एक बार हिमालय की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो किस प्रकार दिखती है, किस प्रकार नजर आती है, वह इसमें बताया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने हिमालय से निकलने वाली जो अनेक नदियां हैं उन्हें दूर से ही देखा था। वह बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत का अर्थ होता है कुलीन या फिर अच्छे कुल की, एक सुशील मतलब एक अच्छी संस्कारी वह मुझे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक कहते हैं कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उनके प्रति मेरे दिल में क्या है, काफ़ी श्रद्धा भाव है और आदर भी है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में मैं जिस प्रकार उनकी गोद की तरह उनकी धारा में मैं डुबकियाँ लगाया करता था। लेखक कहते जैसे मैं अपनी माँ के या मौसी के या मामी के गोद में जिस प्रकार मैं बैठा करता था, उस प्रकार मैं उनके जो नदी में है क्या डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब जब लेखक हिमालय की यात्रा पर जाते तो वे कुछ और रूप में सामने थे। तो उन्हें वहाँ पे नदियाँ कुछ और रूप में दिखी, क्योंकि जब भी लेखक ने उन नदियों को देखा था वो मैदानी प्रदेश में देखा था, जहाँ का भाग कैसा होता है, समतल होता है, वहाँ पर नदियाँ शांत रहती है। और जब ऊपर से नदियाँ नीचे आएगी तो वो कैसी होगी, एकदम तेज उनकी धारा रहेगी। तो लेखक वही बता रहे हैं कि जब मैंने उन्हें हिमालय के कंधे पर चढ़ा और कुछ और ही रूप में सामने थी, मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है कि इतनी पतली धारा से बहती हुई आई हुई नदी मैदानी प्रदेश में इतनी विशाल रूप कैसे धारण कर लेती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास ही कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो लेखक कहते हैं नदियों का खिलखिलाकर हंसना मतलब बहुत ही तेजी से आना, भावभंगी मतलब उनका जो रूप है वो काफ़ी गति से आती है ना, वो तो काफ़ी तेज हो जाता है। तो उनका यह जो उल्लास है, जो खुशी है, वो मैदानी भाग में आकर कहाँ गायब हो जाती है, ऐसा लेखक उन्हें प्रश्न करते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को बाल लीला देखकर होता है। तो लेखक कहते हैं कि मुझे उतना आश्चर्य नहीं होता जितना मुझे इन बेटियों का, मतलब जब वो हिमालय से निकलती है तो उनका रूप अलग होता है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, लेखक यहाँ पर जब वो मैदान में आती है तो वो ऐसा लगता है कि वो बेटियाँ बड़ी हो गई है, तो कैसे शांत हो जाती है। जब कुछ उम्र के बाद अपना भी स्वभाव चेंज होता है कि अपन बचपन में चंचल स्वभाव के होते हैं, अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है हमारे स्वभाव में चेंज होता है कि नहीं। तो उस प्रकार उन नदियों के भी स्वरूप में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। वो पहले कैसी थी, एकदम उल्लास से भरी हुई थी, अब कैसी हो गई है, वो शांत हो गई है। तो ऐसा लेखक उन्हें कहते हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों में भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसे है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक कहते हैं कि किस प्रकार घने जंगलों से बहते हुए वो नदियाँ
हिमालय से निकलकर मैदानी प्रदेश में पहुंचती है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुंधता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक हिमालय को बूढ़ा कह रहे, क्यों कह रहे, क्योंकि उनकी जो बेटियां हैं वो बड़ी होकर इधर मैदान में आ गई है, इसलिए वो लेखक हिमालय को क्या कह रहे, बूढ़ा कह रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये जो है नदियाँ, ये प्रमुख नदियाँ हैं। उसी प्रकार सतलज, व्यास, चुनाव, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। मतलब हिमालय से काफ़ी सारी नदियां निकलती है। तो लेखक कहते हैं कि जो हिमालय से जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये ऐसे ही विशाल नहीं बनी है। तो ये विशाल नदी कैसे बनी है, जो दयालु हिमालय है उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। मतलब ये जो विशालकाय जो नदियाँ कैसे बनी है, हिमालय के ऊपर जो बर्फ गिरती है वो बर्फ पिघलने से वो ये नदियाँ विशाल बनी है, बहुत बड़ी नदियाँ बनी हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो प्रमुख नदियाँ हैं हिमालय की, हिमालय से निकलने वाली, तो जो समुद्र में जाकर मिलती है तो वो समुद्र कितना क्या है, सौभाग्यशाली है, जिन्हें हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में गच्छियाँ बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ और वह रूप ही हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है, हिमालय से जो निकलती है नदियाँ उनको बेटियाँ कहा है, और वो नदियाँ बहकर कहाँ जाती है, समुद्र से मिलती है। तो समुद्र को उसने क्या कहा है, हिमालय का दामाद कहा है। तो इस प्रकार लेखक को वह नदियाँ लुभावनी लगती है जिसे वह समुद्र में जाकर मिलती है, और वह उसे लेखक ने क्या कहता है, उन्हें दामाद कहता है, किसका, हिमालय का। अब लेखक को आगे कालिदास के जो विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, कालिदास की एक रचना है उसमें इस विरही यक्ष का वर्णन किया है, जिसमें बादलों को उन्होंने दूध बनाकर अपने प्रेयसी के पास एक संदेश भेजा था। तो लेखक को उस प्रसंग की यहाँ पर याद आ जाती है इन नदियों को देखकर। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, क्योंकि लेखक ने भी हिमालय को मानवीकरण किया है। तो उस प्रकार उस कालिदास के जो लेख में भी उन्होंने बादलों का मानवीकरण किया था। और वो जब संदेश लेकर उसके पास जाता है यक्षिणी के पास, तो उस बादल को कहता है कि तुम भी जाते जाते, क्योंकि बादल में क्या भरा होता है, बारिश भरी होती है, पानी भरा होता है, तो अपनी कुछ प्यार की बूंदे, प्रेम की बूंदे तुम उस नदी में गिरा देना, जिसका नाम था बेतवा नदी, जिसको वेत्रवती भी कहते हैं। तो लेखक का वह चीज़ यहाँ पर याद आ जाती है, आ गई, और सोच कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। तो लेखक कहते शायद उस महाकवि को भी नदियों का यह रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों और पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहते कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति इसको नदियों को इस प्रकार देखेगा वह भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता क्यों कहा है, क्योंकि नदियों से ही जल ही जीवन है, तो नदियों से ही हमारी जो संस्कृति है वो फली फूली है। इसलिए जो काका कालेकर है इन्हें भी नदियों को क्या कहा है, लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। तो लेखक कहते हैं कि माता बनने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें, क्योंकि लेखक हिमालय की यात्रा पर गए हैं, उन्होंने इन नदियों को बेटियों के रूप में देखा है कि नहीं। वहाँ से जब वो निकलती है तो किस प्रकार उसकी धारा छोटी होती है, और जब आगे मैदानी प्रदेश में जाती है तो किस प्रकार वो विशालकाय नदी बन जाती है। तो लेखक कहते हैं कि हम इन्हें माता कहने से पहले बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो क्या कैसा रहेगा। लेखक कहते हैं कि हम और थोड़ा आगे बढ़कर इन्हें अगर हम एक प्रेयसी के रूप में देखें तो क्या होगा।
ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, तो लेखक कहते हैं बहन का भी स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी जो लीड तिब्बत में की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। लेखक वह उस प्रसंग के बारे में बता रहे जब वह तिब्बत में थे। तो थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। जब लेखक सतलज नदी के किनारे वहाँ पर बैठे थे तो लेखक कहते हैं मैं थोड़ी ही देर में उस नदी का मुझ पर असर हुआ, उस जल का मुझ पर असर हुआ, तन और मन ताजा हो गया। अगर हम भी किसी नदी किनारे बैठ जाए तो वहाँ की ठंडी हवा, उसका शीतल जल हमारे मन को प्रसन्नता देता है, हमें शांतता देता है, हमें तरोताजा रखता है। तो उस लेखक को भी उसने तन और मन को ताजा हो गया। तो लेखक फिर कुछ लाइनें गुनगुनाते हैं, जैसे जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तो तुम बेटी हो, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस प्रकार लेखक को सतलज नदी के किनारे बैठते ही ये कुछ लाइनें यह गुनगुनाते हैं। तो इस प्रकार था यह आपका हिमालय की बेटियां, जो कि एक निबंध है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा। आपको इस पाठ को 1-2 बार पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो अपने कॉपी में लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।